देर रात हो चुकी है और एक महिला अंधेरी सड़क पर अकेली चल रही है। कोहरे से बाहर एक ढकी हुई आकृति उसके पास आती है। वह कोमल पदचाप सुनती है और उसकी ओर मुड़ जाती है। हमलावर के हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर बंद थे और उसका तब तक दबाते रहे जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। फिर वह उसके ऊपर झुक जाता है और ऐसा करते हुए 12 इंच का ब्लेड निकाल लेता है। कुछ मिनट बाद पुलिस ने उसे मृत पाया। यह जैक द रिपर का काम है। जैक द रिपर की हत्याएं इतिहास की सबसे प्रसिद्ध अनसुलझी सिलसिलेवार हत्याओं में से एक के रूप में दुनिया भर में जानी जाती हैं। इस अज्ञात व्यक्ति के हाथों कम से कम 5 महिलाओं का अंत हुआ और कुछ का मानना है कि यह संख्या 11 तक हो सकती है। रिपर कौन था? 1888 में हुई हत्याओं के बाद से कोई भी अपराधी की पहचान करने में सफल नहीं हुआ है। हालांकि कई लोगों को संदिग्धों के रूप में नामित किया गया है। पुलिस के सामने समस्या यह थी कि उस समय अपराध स्थल की जांच बहुत कम होती थी। जब तक हमलावर ने घटनास्थल पर कोई व्यक्तिगत वस्तु नहीं छोड़ी जिसका पता लगाया जा सके, या यदि कोई उनका विस्तृत विवरण देने में सक्षम नहीं था, तो पुलिस के पास सही व्यक्ति को ढूंढने की बहुत कम संभावना थी। ऐसा लगता है कि रिपर को भी यह पता था। उसने अपने हमलों की योजना रात में और किसी भी चुभती नजर से दूर रखने की बनाई। शायद यही एक कारण है कि उसने वेश्याओं पर हमला करना चुना। विक्टोरियन युग के अंत में वेश्यावृत्ति अवैध थी और खुद को बेचने वाले लोगों को खुद को विवेकपूर्ण तरीके से संचालित करना पड़ता था। किसी भी ग्राहक को शहर के एक शांत इलाके में ले जाया जाएगा जहां महिला को पता होगा कि पुलिस उन्हें नहीं रोकेगी। लेकिन ये शांत स्थान हत्याओं के लिए भी एक आदर्श स्थान थे। उन्हें जैक द रिपर क्यों कहा गया? ये नाम अखबारों के जरिए सामने आया। यह पहली बड़ी हत्या की कहानी थी जिसकी अंतरराष्ट्रीय अपील थी, इसलिए पत्रकार सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। एक बेईमान पत्रकार ने खुद को हत्यारा बताते हुए एक अखबार में लिखा और पत्र पर जैक द री कहानी की शुरुआत कैसे हुई। मैरियन निकोल्स एक वेश्या थी जो 1888 में लंदन के व्हाइट चैपल क्षेत्र में काम करती थी। 31 अगस्त को सुबह 3:84 बजे वह बक्स रो के कोने पर मृत पाई गई थी। उसके गले पर गहरे घाव थे और उसका पेट क्रूरतापूर्वक खुला हुआ था। यह अगस्त से नवंबर 1888 तक 3 महीनों में हुई 5 हत्याओं में से पहली है। ये हत्याएं मैरी एन निकोल्स, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडवाइस और मैरी जेन केली की थीं। सभी पीड़ित व्हाइट चैपल क्षेत्र की वेश्याएं थीं और लगभग सभी ने हत्या करने का एक ही तरीका अपनाया। हत्याओं के बारे में सबसे अजीब चीजों में से एक यह थी कि जब पुलिस को पीड़ित मिला तो प्रत्येक शरीर से महत्वपूर्ण अंग गायब थे। इन 5 हत्याओं को आम तौर पर कैनोनिकल 5 के नाम से जाना जाता है। जांच कैसे हुई? रिपर मामले का रहस्य कभी भी सुलझ नहीं पाया है। आज भी लोग इसके प्रति आकर्षित हैं। यही कारण है कि 1986 में FBI ने जैक द रिपर का एक विस्तृत मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाया, यह देखने के लिए कि क्या वे उस समय के रिकॉर्ड को देखकर अपराधी का पता लगा सकते हैं। प्रोफाइल में भौगोलिक स्थितियों, उद्देश्यों, आवश्यक ज्ञान, किसी भी शारीरिक पूर्वापेक्षाएं और संभावित मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को ध्यान में रखा गया। एक बार सांचे को ढालने के बाद बस केस नोट्स और रिपोर्टों को खंगालना था, यह देखने के लिए कि क्या प्रोफाइल में कोई संदिग्ध व्यक्ति शामिल है या नहीं। किसी ने किया। संदिग्ध कौन थे? पिछले कुछ वर्षों में जैक द रिपर कौन था, इसके बारे में कई अलग अलग सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ लोगों का दावा है कि यह रॉबर्ट मान नामक व्हाइट चैपल मृत्यु विशेषज्ञ था जिसने शवों के पाए जाने के बाद उनकी जांच की थी। अधिक विचित्र सिद्धांतों में से एक यह है कि यह प्रसिद्ध उपन्यासकार लुइस कैरोल, एलिस इन वंडरलैंड के लेखक थे जिन्होंने अपनी पुस्तकों में जैक द रिपर का विपर्य बनाया था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इसमें ड्यूक ऑफ क्लेरेंस, महारानी विक्टोरिया के पोते का हाथ था। ऐसी अफवाह थी कि प्रिंस अल्बर्ट विक्टर का व्हाइट चैपल में रहने वाली एक महिला से एक बच्चा है। धारणा यह है कि शाही परिवार और सरकार ने बच्चे और उसके बारे में जानने वाले किसी भी व्यक्ति को मारकर उसके बारे में कोई भी सबूत मिटाने की कोशिश की। रिपर मामले का सबसे संभावित संदिग्ध युवा अमेरिकी था जो 1888 में इंग्लैंड आया था।
फ्रांसिस टम्बल्टी पहली विहित हत्या होने से 2 महीने पहले इंग्लैंड पहुंचे थे, और जब प्रोफाइल से तुलना की जाती है तो हम देखते हैं कि वह इससे लगभग पूरी तरह मेल खाता है। टम्बल्टी व्हाइट चैपल के पास रह रहा था, इसलिए उसे स्थानीय जानकारी थी। उन्हें एक चिकित्सा सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए अंगों को ढूंढने और उन्हें तुरंत निकालने के लिए आवश्यक कौशल थे। उन्होंने अपनी पत्नी को तब छोड़ दिया जब उन्हें पता चला कि वह एक वेश्या थी, और ऐसा माना जाता था कि वह महिलाओं के प्रति घृणा रखती थी। इससे उसे हमलों का मकसद मिल गया। उसकी बात है कि जिस किसी के पास इस बात का सबूत था कि जैक द रिपर कौन था, वह अब मर चुका है, और 130 साल से भी पहले की हत्याओं के साथ अधिकांश सबूत अब इतने दूषित हो गए हैं कि वे अधिक जानकारी प्रदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे भी अधिक, चूंकि सभी संभावित संदिग्ध अब मर चुके हैं, असली रिपर से कबूलनामा प्राप्त करना अब असंभव है। इसके परिणाम स्वरूप जैक द रिपर की वास्तविक पहचान लगभग निश्चित रूप से कभी भी ज्ञात नहीं होगी।